हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं असगर कमाल एक बार और एक नई वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। तो आइए हम कक्षा 7 की अध्याय नंबर 5 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। तो आइए फिर से कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और इसमें आगे पढ़ते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कुतुब मीनार की संरचना और कुतुब मीनार का जो किसने बनवाया था, वो सब चीज़ को हमने देख लिया था। तो आइए फिर से कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। मुगलों ने भव्य महलों, किलों, विशाल द्वारों, मस्जिदों एवं बागों का निर्माण करवाया। भव्य मतलब बहुत लंबा चौड़ा यानी आकर्षक। ठीक है गाइस। मुगल शासकों ने व्यक्तिगत स्तर पर इमारतों के निर्माण में रुचि दिखाई, विशेषकर शाहजहां ने। देखिए, मुगल शासक जो थे वो व्यक्तिगत अगर पर्सनली अगर देखा जाए तो वो अपने लेवल पे क्या करते थे, वो इमारत का निर्माण करवाते थे और ज़्यादा इंटरेस्ट यानी रुचि रखते थे। बहुत सारे इमारत को अलग अलग तरीके से बनवाते थे। कौन? मुगल शासक। इसमें ज़्यादा करके देखा जाए कौन इंटरेस्टेड थे, तो शाहजहां। ठीक है गाइस। मुगल कला का आरंभिक रूप बागों के निर्माण में दिखता है। मुगल कला का अगर मुगल आर्ट का फॉर्म देखा जाए तो आरंभिक यानी शुरुआत में बागों का निर्माण को दिखता है। इसकी शुरुआत बाबर के द्वारा हुई। उसने अपनी आत्मकथा में औपचारिक रूप से बागों की योजनाओं और उनके बनने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। देखिए गाइज, मुगल कला जो होता था उसके आरंभिक दिनों में यानी शुरुआती दिनों में बागों का निर्माण होता था। ठीक है गाइज। और इसकी शुरुआत जो किया था बाबर ने और बाबर के द्वारा हुई थी। और ये अपने आत्मकथा यानी बाबर अपनी आत्मकथा में वर्णन किए हैं। ठीक है गाइज। कि किसके बारे में? तो बागों के बारे में, कि बागों को बनवाने में क्या इनकी रुचि थी और इसके बारे में विशेष रूप से वर्णन किए हैं। बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। तो बाग जो होते थे वो 4 दीवार यानी दीवार से घिरे होते थे यानी वॉल से घिरे होते थे। और इसमें 4 नहर होती थी। जिस नहर मतलब जो कैनाल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उससे क्या होती थी, वाटर यानी पानी आती थी। ठीक है गाइज। और ये 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग भी कहलाते थे। ठीक है गाइज। यानी 4 हिस्सों में बटे होते थे। 4 इसमें नहर होती थी जिससे क्या होती थी, पानी यहाँ तक पहुँचती थी। ठीक है गाइज। कुछ सार्वजनिक सुंदर 4 बागों जैसे काश्मीर, आगरा और दिल्ली जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। तो कुछ सार्वजनिक अगर 4 बाग की बात किया जाए तो सुंदर 4 बाग जैसे काश्मीर, आगरा और दिल्ली में कौन बनवाया था, तो जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। तो देखिए, बाग का याद रखिएगा कि बाग यानी जो बाग का एक तरह से शुरुआत किसने किया था, तो बाबर के समय में आरंभिक रूप से शुरू हुआ था। अगर इसका पूछा जाए कि कहाँ पे इसका वर्णन हुआ है तो बताइएगा कि बाबर की आत्मकथा है जिसमें बाबर औपचारिक रूप से इस बात को वर्णन किए हैं और बताए हैं कि उनकी रुचि कैसे होती थी बाग का। ठीक है गाइज। और बाग कैसे बनते थे, तो बाग मतलब दीवार से घिरे होते थे और चारों तरफ से क्या होता था, 4 भागों में नहर द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार यानी रेक्टेंगुलर होता था और इसमें 4 हिस्सों में यानी विभाजित होते थे यानी बटे होते थे और इसे ही 4 बाग कहते हैं। ठीक है गाइज। मुगल स्थापत्य कला का व्यवस्थित एवं वास्तविक विकास अकबर के काल से शुरू हुआ। मुगल का जो स्थापत्य कला जो था वो व्यवस्थित, एक मतलब अच्छे ढंग से बात किया जाए वास्तविक में, तो वो अकबर के काल से शुरू हुआ। ठीक है। अकबर द्वारा निर्मित इमारतों में इस्लामिक, हिंदू, बौद्ध, जैन तथा स्थानीय शैलियों का समावेश हुआ।
उसने आगरा और फतेहपुर सिकड़ी में किले और महलों का निर्माण करवाया। किसने? अकबर ने। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बुलंद दरवाजा है, जो अर्ध गुंबद शैली में बना हुआ है, यानी अर्ध मतलब आधा गुंबद शैली में बना है। इन इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया। ठीक है गाइस। हुमायूं के मकबरे में स्थित चार बाग, देखिए ये चार बाग बनी हुई है चारों तरफ, देख सकते हैं। साम्राज्य के विस्तार के साथ उनके संसाधन बढ़े, इससे स्थापत्य कला का विकास भी हुआ। देखिए जब साम्राज्य यानी एम्पायर जो था वो जैसे जैसे उसकी विस्तार यानी फैल रही थी, उसी तरह से संसाधन भी इनकी रिसोर्सेस बढ़ रहे थे, और इससे क्या हो रहा था, स्थापत्य कला का जो था वो विकास यानी डेवलपमेंट और तेजी से हो रही थी। जहांगीर के शासन काल के अंत में पूरी तरह से संगमरमर की इमारतें बनने लगी। इनकी दीवारों पर कीमती पत्थरों की नक्काशी की गई। नक्काशी मतलब एक तरह से ये कटिंग कर कर उसमें बहुत सारी फूल पत्तियां निकाला जाता था। ठीक है गाइज, अभी भी आप देखते होंगे किसी यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में जाते होंगे, मुगल काल की जो भी बनी हुई है, तो उसमें देखते होंगे बहुत सारी नक्काशी की गई है, जिसमें मतलब बहुत सारी फूल पत्तियां या जो भी चीज़ एक तरह से उसमें प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है। हुमायूं और एतमादुद्दौला का मकबरा इसका एक अच्छा उदाहरण है। किसका? अगर बात किया जाए हुमायूं और एतमादुद्दौला का मकबरा जो था वो किसका उदाहरण है, तो ये संगमरमर की बनी हुई इमारत का एक उदाहरण है। ठीक है। इन दोनों मुगल कालीन इमारतों में एक नई शैली का सूत्रपात हुआ। शैली को इतना याद रखिए, शैली जहाँ जहाँ वर्ड आ रहा है दोस्त, शैली मीन्स टेक्निक, यानी किस शैली से बनता था, कौन से टेक्निक से बनता था। हमने देखा जैसे वहाँ पे टेम्पल जैसे दो टेक्निक से बनता था, ड्रोविड और कौन सा, नागढ़। ठीक है गाइस। उसी तरह से हमने फिर देखा कि कैसे वहाँ पे मेहराब आ गया, हमने पढ़ा था। ठीक है गाइज। उसी तरीके से टेक्निक में बदलाव होती थी। ठीक है। जैसे हुमायूं के मकबरा में गुंबद पूर्णतः संगमरमर का बना है, इसमें ऊंचा मेहराब युक्त प्रवेश द्वार का प्रयोग पहली बार हुआ था। देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा जो है वो संगमरमर का बना था, जो ऊपर वाला यानी पूर्णतः गुंबद जो होता है, ऊपर वाला गोल आकार का जो होता है, वो संगमरमर का बना है। इसमें ऊंचा मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पहली बार यहाँ पे यानी प्रयोग किया गया था। एतमादुद्दौला के मकबरा में पहली बार पितरादूरा अथवा रंगनी पत्थरों से पच्चीकारी का प्रयोग किया गया। पितरादूरा एक पत्थर आती है गाइस, जो वहाँ उसमें यूज हुआ था, और रंगनी पत्थरों से पच्चीकारी का प्रयोग किया गया। आगे चलकर इसका पूरा इस्तेमाल ताजमहल में हमें दिखाई पड़ता है। देखिए आगे चलकर यही सब चीज़ आप देख सकते हैं कि ताजमहल में भी संगमरमर का यूज हुआ, पितरादूरा का यूज हुआ, ये सब जो भी था वो सब कहाँ हुआ, तो ताजमहल में। एतमादुद्दौला नूरजहाँ का पिता था, जिसका प्रभाव जहांगीर के काल में नूरजहाँ के कारण बहुत अधिक रहा। नूरजहाँ के प्रयासों से ही यह मकबरा बना। तो एतमादुद्दौला का अगर मकबरा किसके सहयोग से बना, तो नूरजहाँ। एतमादुद्दौला कौन था, तो नूरजहाँ का पिता था। ठीक है, नूरजहाँ का पिता था, जिसका प्रभाव क्या था, जहांगीर के काल में नूरजहाँ के कारण बहुत अधिक रहा, क्योंकि जहांगीर जो थे, जहांगीर की वाइफ जो थी वो नूरजहाँ थी, जिसको असली नाम क्या था, मेहरुन्निसा भी बोलते हैं। ठीक है गाइस। शाहजहां के शासन काल में मुगल कालीन भव्य इमारतों को बनाया गया। यह काल अपेक्षाकृत शांत और शासन के स्तर पर काफ़ी समृद्ध था। तो शाहजहां का जो शासन काल था, जो टाइम पीरियड था, वो मुगल कालीन के अगर इमारत के हिसाब से देखा जाए, आर्किटेक्चर के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे बढ़िया था, क्योंकि इनके पीरियड में, और ये खास करके ज़्यादा रुचि रखते थे। ठीक है। ये भव्य इमारतों को बनवाया और बहुत सारी किले वगैरह का निर्माण करवाया। किसने? शाहजहां ने। यह काल अपेक्षाकृत शांत और शासन के स्तर पर काफ़ी समृद्ध था। तो ये जो काल था शाहजहां का, जो टाइम पीरियड था, ये अपेक्षाकृत और शासन काल से शांत रहा, पीसफुल था, और शासन के स्तर पे देखा जाए तो काफ़ी समृद्ध था।
यद्यपि जनता इस काल में ज़्यादा परेशान रही, क्योंकि सबसे अधिक अकाल इसी काल में हुए। तो याद रखना है, अगर कहीं सवाल आए कि मुगल शासन काल में कौन से यानी रूलर जो थे, कौन से जो मुगल रूलर थे जिनके पीरियड में सबसे ज़्यादा अकाल आया, तो याद रखना है शाहजहाँ के समय काल में सबसे ज़्यादा अकाल आया। ठीक है। इस समय बनने वाली भव्य इमारतों के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि जनता को कठिनाइयों से निकालने के उद्देश्य से शाहजहाँ व्यापक स्तर पर इमारतों का निर्माण करवा रहा था। तो यहाँ पे तर्क दिया जाता है बहुत बार कि इमारत इतना क्यों शाहजहाँ बनवा रहे थे। तो शाहजहाँ इसलिए इमारत बनवा रहे थे क्योंकि जनता को कठिनाइयों से निकालने के उद्देश्य से शाहजहाँ भव्य आकर्षक क्या बनवा रहे थे, इमारत सब बनवा रहे थे। ठीक है, ताकि लोगों को लगातार काम मिल सके। क्योंकि देखिए गाइस, जब घर बनेगा, कोई इमारत बनेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आदमी की ज़रूरत होगी, लोगों की ज़रूरत होगी। जब लोगों की ज़रूरत होगी तो उसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट होंगे यानी कि बेरोजगार होंगे, वो काम करेंगे तो उनको एक तरह से जीवन यापन करने का एक तरह से वहाँ से सहारा मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इस वजह से क्या करते थे, यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है कि शाहजहाँ क्या करते थे कि बहुत सारे अपने टाइम पीरियड में क्या करते थे, बहुत सारे इमारत को बनवाते थे, जिससे क्या होता था कि जो लोग होते थे जो कठिनाई यानी प्रॉब्लम में जी रहे हैं या कोई दिक्कत है, वो क्या करते थे, वो लोग इसमें अपनी जीवन यापन के लिए काम उनको मिल जाती थी इजली और काम करते थे। ठीक है। इस काल में बनने वाली इमारतों में संगमरमर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। तो याद रखना है, संगमरमर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किनके टाइम फ्रेम में किया गया, तो ये भी शाहजहाँ के टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा इमारत में संगमरमर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। साथ ही स्तंभों तथा दीवारों पर रत्न जड़ित नक्काशी पितरादुरा का प्रयोग भी खूब किया गया। पितरादुरा यानी कि नक्काशी किया जाता था उस पे। इन दोनों के इस्तेमाल से निर्मित ताजमहल स्थापत्य कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। इसकी प्रमुख विशेषता उसका विशाल गुंबद तथा मुख्य भवन के चबूतरे के किनारे पर खड़ी 4 मीनारें हैं। संगमरमर के सुंदर झरोके जड़े हुए कीमती पत्थरों तथा छतरियों से इसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। तो संगमरमर के सुंदर जो झरोके होते हैं और जो जड़े हुए कीमती पत्थर जो लगे होते हैं जो इमारत में, उससे क्या होता है, इसकी सुंदरता यानी और भी ब्यूटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके चारों तरफ लगाए गए सुसज्जित बाग से यह भी प्रभावशाली लगता है। जो बाग लगे हुए चारों तरफ जो पेड़ की तरह, उससे क्या होता है और खूबसूरत लगती है। अब पितरादुरा क्या है गाइस, इसको जान लीजिए। पितरादुरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाया गया सुंदर तथा अलंकृत नमूने। तो देखिए, संगमरमर और बलुआ एक पत्थर आता था जिस पर रंगीन ठोस पत्थर को दबाकर उस पर क्या किया जाता था, एक तरह से सुंदर दिखने के लिए और एक तरह से नक्काशी टाइप का अलंकृत नमूने उस पर दिखाया जाता था। आगरा तथा दिल्ली में भव्य मस्जिदों का निर्माण भी करवाया गया। शाहजहाँ ने दिल्ली में शाहजहांबाद नामक नवीन नगर की स्थापना की। तो दिल्ली में शाहजहानाबाद या शाहजहांबाद एक जगह है जिसका निर्माण शाहजहां ही करवाए थे। 1638 ईस्वी में जहां प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण करवाया गया। 1638 ईस्वी में यानी प्रशासनिक भवन यानी जो प्रशासन होते थे उस समय के, उनके रहने के लिए एक रेड फोर्ट के नाम यानी लाल किला का निर्माण करवाया गया। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया जो अपने निर्माण काल से शक्ति और सत्ता का केंद्र बना हुआ है। ये भी लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया जिसे इसको कहा जाता है लाल किला के नाम से भी जाना जाता है, जिसको रेड फोर्ट बोलते हैं। और ये निर्माण काल से यानी पावर और एक तरह से रूल करने का एक तरह से सेंटर बना हुआ है। कौन सा? लाल किला। शाहजहां के काल में निर्माण कार्य अनवरत रूप से चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। उसने सबसे अधिक ध्यान सार्वजनिक और निजी सभा कक्षों
दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण कर दिया। तो याद रखना है, दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। ये क्या था? निर्माण इस बात पर ध्यान दिया गया कि बादशाह के बैठने का आसन ऊंचा हो ताकि सभी का ध्यान उसके तरफ रहे। बादशाह जिस पे बैठते थे, जो जगह पे आसन जो होता था उनका, वो ऊंचा होना चाहिए जहाँ से क्या हो कि सब जगह उनको नजर आए, यानी कि देख सके। उसके सिंहासन के पीछे पितरादुरा का जो काम किया गया उसमें चित्रकारी भी शामिल है, और उनके जो बैठने का जो सिंहासन था उसके पीछे भी पितरादुरा का काम किया गया, जिसे उसमें चित्रकारी भी शामिल थी। यह उसकी शक्ति, प्रियता और पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि इत्यादि का आभास कराने के उद्देश्य था। औरंगजेब के शासन काल में स्थापत्य कला का विकास शिथिल पड़ गया, यानी कमजोर पड़ गया। ठीक है गाइज, सबसे ज़्यादा याद रखना है किसके काल में? तो शाहजहां के काल में सबसे ज़्यादा, यानी कि स्थापत्य कला का विकास हुआ। ठीक है, औरंगजेब के शासन काल में आते आते क्या हो गया? शिथिल पड़ गया। वस्तुतः इसका शासन अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा अशांत रहा। उसे निरंतर आंतरिक विद्रोहों का सामना करा। हमने पढ़ा था बहुत बार अलग चैप्टर में भी कि औरंगजेब को ज़्यादा करके आंतरिक, यानी कि आंतरिक विद्रोह, यानी कि जो अंदर से ही विद्रोह का सामना करना पड़ा, यानी अपने ही लोग विद्रोह कर देते थे। ठीक है, साथ ही साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले कई कारक भी उसी काल में उभर कर सामने आए। साथ में औरंगजेब जब रूल कर रहा था, यानी शासन कर रहा था, उस टाइम बहुत सारे ऐसी कारक भी थे जो उनको मतलब नुकसान पहुंचाते थे, यानी उनको एक तरह से फाइट बैक करते थे। ठीक है, जिसको हमने अध्याय 4 में पढ़ा था। हाँ ठीक है गाइज, हमने अध्याय 4 में पढ़ा था, जिसमें औरंगजेब के बारे में, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद एवं अपनी पत्नी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। तो याद रखना है, लाल किले के अंदर एक मोती मस्जिद है, उस मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, यानी औरंगजेब की बीबी का मकबरा वहाँ पे बनवाया। लेकिन यह इमारत मुगल काल के उस भव्यता को प्रदर्शित नहीं करते जो उसकी विशेषता थी। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो औरंगजेब ने जो इमारत बनवाया, वो ज़्यादा एक तरह से इम्पैक्ट नहीं कर पाया, जैसे कि और जो रूलर थे और जो उस समय के मुगल बादशाह थे वो लोग बनवाए। ठीक है, मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। तो मुगल शैली का अगर देखा जाए, मुगल टेक्निक का अगर देखा जाए बिहार में कोई सुंदर उदाहरण, तो 1617 में निर्मित, यानी निर्माण करवाया गया शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा, जो कि यहाँ पे चित्र में था। मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, याद रखना है, शाह दौलत का मकबरा कहाँ है? तो मनेर में है, जो कि बिहार में मनेर एक जगह है, जिसे जहांगीर के समय में बिहार के प्रांत पर इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। तो बनवाया किसने था? तो इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। इसमें अकबर कालीन मुगल शैली की भी सभी विशेषताएं दिखाई पड़ती है। तो याद रखना है, जो मनेर का किला है, मनेर का जो मकबरा है, वहाँ किस चीज़ से बना है? तो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और इसमें अगर विशेषता देखा जाए तो अकबरकालीन मुगल शैली की सभी विशेषताएं यहाँ दिखाई पड़ती है। मुगल वास्तुकला की शैली और परंपरा 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में नवोदित राज्यों के संरक्षण में जारी रहा। इसका एक उदाहरण अवध के नवाबों द्वारा लखनऊ में निर्मित इमारतें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर कर बचा कर उन्होंने रखा। सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा, शेर शाह को हम जानते हैं जो सूरी डायनेस्टी के थे, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम, कहाँ? बिहार में। बिहार के सासाराम में 3 मकबरों का निर्माण 16वीं सदी में शेर शाह और उसके पुत्रों द्वारा करवाया गया। तो देखिए, बिहार में सासाराम में 3 मकबरा का निर्माण करवाया। किसने करवाया? शेर शाह और उसके पुत्र। कब? 16वीं सदी में।
इसमें शेर शाह का मकबरा जो अफगान शैली में निर्मित है। तो शेर शाह का मकबरा जो है किस शैली में, किस टेक्निक में, तो अफगान टेक्निक में है, क्योंकि अफगानी वो थे। शेर शाह सूरी कौन थे, तो अफगानी थे। ठीक है, याद रखना है ये सब। स्थापत्य कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह अफगान शैली का संपूर्ण भारत में सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अफगान टेक्निक का अगर देखा जाए, यानी अफगानी टेक्निक में जो बना है अगर कोई स्थापत्य कला, तो उसमें सबसे बड़ा उदाहरण ये सासाराम का शेर शाह का मकबरा है। ठीक है, यह इमारत 1645 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय यानी 8 कोने वाला आठ कोने वाला आकार का यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसके चारों और सीढ़ियाँ है। चारों तरफ क्या है, सीढ़ियाँ है। ये है गाइस, यही तो है, नीचे मैं आपको चित्र में भी दिखाऊंगा, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ है। इसकी छत भव्य गुंबद है, जो अपने संतुलित रूप और अपने सादगी के लिए जाना जाता है, यानी बैलेंस रूप से दिखाया गया है। शेर शाह ने इसे अपने जीवन काल में ही निर्मित करवाया। शेर शाह अपने जीवन काल यानी मरने से पहले अपने जीवन काल में, लाइफ टाइम में ही उन्होंने बनवाया। यह इमारत तुर्क अफगान स्थापत्य और मुगल स्थापत्य कला, जिसके विषय में अपनी इसी पार्ट में पढ़ा, इसके बीच के संपर्क बिंदु है। यानी आप अंतर देख सकते हैं कि जो स्थापत्य कला जो मुगल पीरियड में बनती थी और जो ये अफगानी टेक्निक से बनी है, इसमें अंतर आप देख सकते हैं। इससे मुगलों द्वारा निर्मित भव्य इमारतों के लिए एक मजबूत रूपरेखा पेश की गई। इस मकबरे का संपूर्ण विशेषता को मुगलों ने अपनी इमारतों में अपनाकर उसे विकसित किया। और ये जो भव्य इमारत जो है शेर शाह सूरी वाला, जो अफगानी टेक्निक में, इसको देखकर मुगल शासन काल, मुगल जो बादशाह थे वो विशेषकर से अपनी इमारतों को यानी विकसित किया इनको देखकर। शेर शाह का मकबरा बिहार को स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत में एक विशिष्ट पहचान दिलाता है, क्योंकि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, बिहार में सासाराम में है। तो इसको लेकर बिहार में एक अच्छा विशिष्ट पहचान है कि बिहार में लोग जानते हैं उस तरीके से। ठीक है गाइस, तो हम यहीं तक वीडियो रखते हैं गाइस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इसमें स्थापत्य कला के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि टेम्पल का कैसे बन रहा था, तो 2 तरीके से बन रहा था। कौन कौन से तरीके, नागर और द्रविड़। ठीक है गाइज, नागर शैली में, शैली मीन्स टेक्निक होता है। ठीक है गाइज, नागर शैली में। फिर हमने देखा क्या, फिर हमने देखा द्रविड़ शैली में। एक नागर जो होता था वो नॉर्थ में यानी उत्तरी भारत में बनती थी, फिर द्रविड़ अलग अलग यानी साउथ में बनना शुरू हो गया था, और दोनों की अलग अलग टेक्निक थी। फिर हमने आगे पढ़ा, क्या पढ़ा हमने आगे, कि कैसे मेहराब और गुंबद नामक 2 यानी टेक्निक आ गया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी में ये सब बनने लगा। फिर हमने कुतुब इस्लाम मस्जिद के बारे में जाना। कुतुब इस्लाम मस्जिद किसके अंदर है, तो कुतुब मीनार के अंदर है। देखा कि कुतुब मीनार 5 स्टोरी बिल्डिंग है, यानी ऊपर है, 5 मंजिला है, जिसमें पहला मंजिला जो शुरुआत करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि यानी दिल्ली सल्तनत का संस्थापक थे। फिर दो इल्तुतमिश ने करवाया, 3 बिल्डिंग जो थी 3 मंजिला इल्तुतमिश, और लास्ट वाला किसने, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिर हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पे हमने मुगल काल के बारे में जाना, और फिर से यहाँ पे बात की कि मुगल पीरियड में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, आगरा का किला, हुमायूं का मकबरा, ये सब अलग अलग तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। तो गाइज आप ज़रूर देखें वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी क्वेरीज हो या मुझसे कोई गलती हो रही हो या कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसको मैं सुधारूंगा और फिर से अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।